नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरावशेष भारतीय इतिहास को नव आयाम देते हैं। इनमें सर्वाधिक चर्चित है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। यह अब तक ज्ञात विश्व की प्राचीनतम कांस्य प्रतिमा है, जो एक झलक देने पर आभास देती है जैसे कोई नर्तकी अपनी प्रस्तुति के उपरांत विश्राम मुद्रा में खड़ी है। इस प्रतिमा का निर्माण काल लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व रहा होगा, जिसमें महत्वपूर्ण है कि नर्तकी के शरीर पर वस्त्र नहीं है, तथापि इसने अपने बाएं हाथ में ऊंचाई तक चूड़ियां, दाहिने हाथ में कंगन और ताबीज पहने हुए हैं। कमर पर अपना दाहिना हाथ रखे हुए वह त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। हाथ की सजावट पर ध्यान दें तो बहुताधिक मात्रा में पहनी गई चूड़ियां हाथी दांत अथवा हड्डी से बनाई गई लगती हैं। अत्यधिक बारीक कार्य जिस वर्णित प्रतिमा पर किया गया है, वास्तव में उसका आकार मात्र 10.5 सेंटीमीटर है। समग्रता में नर्तकी की यह प्रतिमा स्पष्ट करती है कि सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के लोग धातु से कलात्मक निर्मितियां करना जानते थे, विशेषकर कांसे के प्रयोग द्वारा। साथ ही उन समयों में नृत्य संगीत की भी अपनी महत्ता रही होगी। पिछले दिनों यह प्रतिमा विशेष रूप से इसलिए चर्चा में थी क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक वकील ने लाहौर उच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि अदालत पाकिस्तान सरकार को निर्देश दे कि वह भारत से इस विख्यात नर्तकी की कांस्य प्रतिमा को प्राप्त करने का यत्न करे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से निकली है, अतः उस पर पाकिस्तान का दावा सिद्ध होता है। सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता अब एक साझी विरासत है, जिसके दृष्टिगत भारत ने यह प्रतिमा पाकिस्तान को प्रदान करने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि नर्तकी की इस प्रतिमा को लुप्त मोम तकनीक से बनाया गया था। क्या है यह तकनीक? वस्तुतः लुप्त मोम प्रतिमा निर्माण की वह विधि है जिसमें मोम की मदद से कलात्मक आकृतियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें निर्मिति पश्चात मिट्टी के आलेपन से ढक दिया जाता है। संरचना को सुखाया जाता है। अब इस ठोस हो गई रचना को गर्म किया जाता है, जिसमें मोम पिघलकर संरचना के निचले तल में किए गए छिद्र से बाहर आ जाए। इस तरह एक सांचा तैयार हो जाता है, जिसमें कांसा, पीतल आदि धातु को पिघलाकर प्रविष्ट कराया जाता है। अब जैसे ही तरल धातु ठंडी होकर ठोस होती है, मिट्टी का सांचा हटा दिया जाता है। इस तरह तैयार हो जाती है धातु निर्मित एक भव्य कलात्मक प्रतिमा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सारी कलात्मकता मोम पर की जाती है, जो बाद में पिघलकर बाहर आ जाती है और सांचे को स्वरूप प्रदान करती है। इसलिए इस तकनीक को लुप्त मोम कहा गया है। इस रोचक विवरण के साथ यह भी बताना आवश्यक है कि मोहनजोदड़ो में एक समय उन्नत रही यह कांस्य कला आज भी अस्तित्व में है, तथा इसी तकनीक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में घड़वा कला के रूप में यह पहचानी जाती है, फल फूल रही है। मोहनजोदड़ो से कोंडागांव तक की इस यात्रा में कांस्य प्रतिमा निर्मिति की इस कला ने समय के पैमाने पर लंबा फासला तय किया है। हमने मोहनजोदड़ो की नर्तकी को समझा, अब बस्तर की घड़वा कला पर बात करते हैं। कुछ समय पूर्व जगदलपुर स्थित मानव संग्रहालय में मेरी मुलाकात घड़वा कला के एक साधक फगनू राम से हुई। मैं कलाकार के बगल में ही बैठ गया और यह जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर यह कला है क्या,
तथा इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी है। घड़वा कलाकार फगनू राम ने मुझे इसकी निर्मित की जो विधि बतलाई, उसके अनुसार इस प्रक्रिया में कई प्रकार की मिट्टी लगती है, जिसमें दीमक की बाबी की मिट्टी की प्रमुख भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी, नदी तल की मिट्टी, रुई मिट्टी आदि का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाता है। साथ ही साथ सहायक तत्व के रूप में धान का भूसा तथा रेतीली मिट्टी का भी उपयोग होता है। मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया के पहले चरण में धान के भूसे को काली मिट्टी के साथ मिलाकर अच्छी तरह गूंथ लिया जाता है। फिर इससे ही सांचा तैयार किया जाता है। अब सांचे की आकृति को धूप में अथवा आग में तपाकर ठोस कर लिया जाता है। इस सांचे पर गीली मिट्टी की दूसरी परत चढ़ाई जाती है। इस बार मिट्टी के सूखते ही इस सांचे के स्वरूप की घिसाई खपरे के टुकड़े से की जाती है और इसे चिकना बनाया जाता है। अगली प्रक्रिया है उन पौधों की पत्तियों से इस आकृति को घिसना, जिनको पीसने पर हरा रंग अधिक मात्रा में निकलता हो। सेम वृक्ष की पत्तियों का विशेष रूप से इस हेतु प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ढांचे को पहले सुखा लिया जाता है, जिसके बाद इस आकृति के ऊपर कलाकार की कल्पना अपना कार्य आरंभ करती है। मोम की सहायता से इस आकृति के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलात्मक बारीकियों को उभारा जाता है। वस्तुतः इस पूरी प्रक्रिया के प्राण इसी समय भरे जाते हैं जब मोम के माध्यम से बहुत बारीक बारीक आकृतियां और स्वरूप उकेरे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की पच्चीकारी की जाती है। इस मिट्टी के स्वरूप का मोम से श्रृंगार पूर्ण होते ही छानी हुई खड़िया, मिट्टी के कोयले के महीन छाने हुए पाउडर या गोबर को मिलाकर आकृति के ऊपर हल्के हाथों से लेप चढ़ाया जाता है। इस लेपन की परत के सूख जाने पर पुनः दीमक की बाबी की मिट्टी तथा धान के भूसे को मिलाकर एक और लेप चढ़ा दिया जाता है। इसी लेपन के दौरान आकृति के सिरे पर धातु, पीतल अथवा कांसा से ढलाई करने के लिए एक छेद छोड़ दिया जाता है। अब इस पूरी आकृति को आग में पुनः पकाया जाता है। गर्मी पाते ही सांचे पर लगाया गया मोम उतने ही क्षेत्र में एक रिक्ति अथवा खोखलापन बनाता हुआ वाष्पित हो जाता है। अब पहले से ही छोड़े गए छिद्र के माध्यम से पिघली हुई धातु का प्रवेश कराया जाता है। यह धातु उन सभी रिक्त स्थानों में जाकर बैठ जाती है जो कि मोम के पिघल जाने से निर्मित हुई है। अर्थात जिस कलात्मकता का निर्माण मोम के माध्यम से कलाकार ने किया, वही अब धातु की बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे ठोस होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में धीरे धीरे मिट्टी को तोड़कर अलग कर लिया जाता है और धातु की कलात्मक प्रतिमा अपना आकार ले लेती है। बस्तर में घड़वा शिल्प के प्रसिद्ध कलाकार श्री जयदेव बघेल को अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी। उनके अनुसार आदि कलाकारों ने ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पहले बाघ, भालू, हिरण, कुत्ता, खरगोश, नाग, कछुआ, मछली, पक्षी, गाय, बकरा, बंदर आदि बनाए। धीरे धीरे मां के रूप में डोकरी मां की कलाकृति बनाई और कालांतर में डोकरा बाबा के रूप में पिता के स्वरूप को गढ़ा गया। इसी तरह विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां घड़वा कला के रूप में परिवर्तित होती गईं। कर्म कोला तादो, मूल कोला तादो, भैरम देव, भीमा देव, राजा राव देव, दंतेश्वरी देवी, माता देवी, परदेसिन देवी, हिंगलाजिन देवी, कंकालिन देवी आदि की मूर्तियां इस कला के विकास के विभिन्न चरणों में निर्मित की जाने लगीं। बस्तर अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार लाला जगदलपुरी अपनी पुस्तक बस्तर इतिहास एवं संस्कृति में उल्लेखित करते हैं कि बस्तर के घड़वा कलाकर्मी
पहले कुडरी, कसाड़ी, समई, चिमनी और पेंदिया तैयार करते थे, अब ये लोग देवी देवता, स्त्री पुरुष, हिरण, हाथी, अकुम आदि बनाते आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा की निर्माण प्रक्रिया वही है जो आज बस्तर के घड़वा कलाकार प्रयोग में लाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि बस्तर की घड़वा कला विश्व की प्राचीनतम कलाओं में से एक है जो आज भी सराही जा रही है तथा इसका अपना वैश्विक बाजार भी है। अब भी जीवित इस अति प्राचीन कला को आज संरक्षण प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। वर्ष 1961-62 में सरोजनी नायडू द्वारा घड़वा कला के लिए सिमरन बघेल को सम्मानित किया गया था। इसके पश्चात कलाकारों का एक कारवा निरंतर बनता चला गया। वर्ष 1970 में सोनाबाल गांव के सुखचंद को तथा वर्ष 1977 में कोंडा गांव के जयदेव बघेल को इस कला की साधना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। बदलते दौर में यह कला केवल सजावट नहीं अपितु दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी निर्मित कर रही है, जिससे कि उसके खरीदार बढ़े और कलाकारों की आजीविका चलती रहे। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के हर कला शिल्प मेले में बस्तर की शान घड़वा कला दिखाई पड़ ही जाती है। आज न केवल मोम अपितु धातु भी कीमती हो गई है। ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि कलाकारों को उनकी निर्मिति के वास्तविक दाम मिल पा रहे होंगे। हर हाल में इस कला को प्रोत्साहन, संरक्षण, विस्तार तथा बाजार की आवश्यकता है। मोहनजोदड़ो से आरंभ कर कोंडा गांव तक के अपने विस्तार में इस कला ने अपनी नैसर्गिकता नहीं खोई है। आइए हम इसकी महत्ता को समझें और पहचानें। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।